हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके सामने भारत के भूगोल की एक अहम कड़ी लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हम भारत में कृषि और उससे उत्पन्न समस्याओं को इसमें हम देखने वाले हैं। समस्या से मेरा तात्पर्य उससे रिलेटेड जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। और हाँ, जैसा कि हम हर वीडियो में कहते आए हैं कि आपको भारत के भूगोल को रटना नहीं है, बल्कि सुनकर समझकर उसे लंबे समय तक याद रखना। तो उसी दिशा में, उसी उम्मीद के साथ, उसी उमंग के साथ आज फिर से हाजिर हैं भारत में कृषि को लेकर। तो आइए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं भारत में कृषि। तो हमारे सामने बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने वैसे सेंटेंस को इसमें समाहित करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम उसको देख लेते हैं, ठीक है। आप हेडिंग देख पा रहे हैं, भारत में कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। अब उससे जो संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट यह टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे जो उभर कर प्रश्न आते हैं दोस्तों, बहुत सारे इसमें प्रश्न रटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कुछ वाक्य है उसको सिर्फ ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जिससे आपके बहुत सारे कंफ्यूजन को आप स्वयं चुटकियों में हल करते हुए पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। हमने पहला वाक्य लिखा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? कृषि को। तो क्लियर है, ये चीज क्लियर हो गया। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। दूसरा है, कृषि रोजगार का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न आपको किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछ सकता है कि भारत में रोजगार का प्रमुख स्रोत किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? कृषि, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है। क्रिया तीन प्रकार की होती है, हम आप जानते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवा क्षेत्र जिसे आप कहते हैं। तो जो कार्य क्षेत्र है वह तीन प्रकार का है। आपसे पूछ देगा कि प्राथमिक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है? कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, इस तरह रहेगा। तो आपको जवाब क्या देना है? कृषि। तो यह भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? कृषि। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तीन टॉपिक क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, कृषि के लिए अनिवार्य तत्व है। कृषि के लिए अनिवार्य तत्व है, उसके लिए तीन प्रमुख तत्व है जिसको आपको याद रखना है। जैसे पहला है अनुकूल स्थलाकृति, आपने समझ लिया। ऐसा स्थल जो कृषि के लिए अनुकूल हो, ऐसा जगह। आप जो है कि नाले में तो कृषि नहीं कर सकते, पहाड़ पर तो कृषि नहीं कर सकते, मेरा मतलब पत्थर पर तो कृषि नहीं कर सकते। तो जरूरी है कि कृषि के लिए एक अनुकूल स्थल आकृति हो। संधि विच्छेद जब आप करेंगे, अनुकूल तो हो ही गया, स्थल आकृति है ना। और दूसरा है मृदा। मृदा पर मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मृदा पर लंबे जो है कि हमने वीडियो बनाया है, कई सारे वीडियो बनाया है, मेरे ख्याल से 8-10 वीडियो तो सिर्फ मृदा पर हमने बनाया है। तो प्लेलिस्ट में वो सारा वीडियो है। और हाँ, भारत के भूगोल में जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देखेंगे मैंने क्रम से सारे वीडियो को सजाकर उसमें रखने का प्रयास किया है, ताकि आप क्रमबद्ध रूप से भारत के भूगोल को एक एक करके, कड़ी दर कड़ी आप समझने का प्रयास कर सकते हैं और वो चीजें आपकी पूरी होती हुई दिखेंगी। तो मृदा पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो चीजें आपने समझ लिया। और तीसरा है जलवायु। भारतीय कृषि के लिए अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु, ठीक है। यहां पे आप उपयुक्त जलवायु शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं। जलवायु तो जलवायु होता है,
आप कैसे याद रखेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आइए अगला टॉपिक, अगला पड़ाव पे पहुंचते हैं। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि कहा जाता है। ये भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया जाता है कि जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो आपका जवाब क्या होगा? कृषिगत भूमि। बहुत ज्यादा टेढ़ा जवाब नहीं है। कृषि से रिलेटेड भूमि को कृषिगत भूमि कहा जाता है। एक दो बार सिर्फ पढ़ लीजिए, इसको रिपीट कर लीजिए, माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है उसको कृषिगत भूमि कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है? अब आते हैं आगे, जो महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग सवाल है। कई बार आपसे पूछ देगा, जब आप भारत के भूगोल की बात कर रहे होते हैं, आपसे पूछ देगा कृषि किसे कहा जाता है। तो आप और हम जब बचपन में थे, मेरे ख्याल से 6-7 क्लास में थे, तो कृषि का जवाब क्या होता था? फसल उगाना, जो है कि भूमि के किसी भी हिस्से में फसल उगाना कृषि कहा जाता है। आमतौर पर यही जवाब दिया जाता है। लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू, खासकर अगर पीसीएस का इंटरव्यू में जब सवाल आपसे पूछा गया, तो आप अगर इस तरह जवाब देंगे कि फसल का उत्पादन करना कृषि कार्य कहा जाता है, तो नहीं, बल्कि इसमें आपको जवाब देना है कृषि का तात्पर्य सिर्फ फसल उत्पादन से ही नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, कृषि का तात्पर्य केवल फसल उत्पादन से ही नहीं है, बल्कि पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन इत्यादि व्यवसाय से भी संबंधित है। क्लियर हो गया? कृषि का मतलब सिर्फ फसल उपजाना ही नहीं होता है, बल्कि पशुपालन भी करना है। इंसान तो खाएगा ही खाएगा, बल्कि इंसान के अलावा जो जानवर है, जो पशु पक्षी है, उनका पालन भी करना। जब आपने पशु पालन कर लिया, स्थलीय जीव का पालन कर लिया, तो जलीय जीव का भी पालन करना है। जलीय जीव में मुख्यतः क्या आता है भाई? मनुष्य अपने उपयोग के लिए मछली का जो है कि उपयोग करता है, तो मछली का पालन भी करना है। उसके अलावा रेशम कीट का भी पालन करना है। तो ये सब चीजें मिलकर कृषि शब्द का अर्थ बताता है। तो क्लियर हो गया? कृषि का तात्पर्य पशुपालन, फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन और क्या है? रेशम कीट पालन इत्यादि व्यवसाय भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो और हम बता दें कि भारत में कृषि एक ऐसा अध्याय है जिस पर सारी चीजें इसमें तो समाहित नहीं कर पाएंगे, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक को हम सोल्व करने का भरसक प्रयास करेंगे। जैसा कि आप ने ये चीज बखूबी जाना है कि मैं जिस भी अध्याय को उठाता हूं उस पर मैं बड़ी गहराई से, बड़ी जो कि जितना हो सकता है उतना हम अंदर जाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपकी पूरी तैयारी हम करने में सहयोग दे सके। तो इसलिए हो सकता है भारतीय कृषि पर कई वीडियो लगातार आएगा। तो आप तैयार रहिए, क्योंकि आपकी तैयारी पूरी करानी है। तैयार रहिए और कोशिश कीजिए कि हम, और आप दुआ भी कीजिए कि जितना जल्दी हो सके मैं इस जो है उद्देश्य में कामयाब हो सकूं। तो चलिए अब मुख्य बातों पर आते हैं। कृषि से क्लियर हो गया, फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम कीट उत्पादन इत्यादि व्यवसाय आते। मुख्यतः आपको 4 चीजें इसमें तो जोड़ना ही जोड़ना है। क्लियर हो गया? अब आइए अगले टॉपिक की तरफ पहुंचते हैं। यह भी एक इंटरेस्टिंग वाक्य है कि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। भारत के कृषि की एक जो है कि प्रमुख समस्या या सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। अब मानसून पर भी हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि जलवायु पर, मानसून पर हमने विगत कई वीडियो में इस पर विस्तार से बात किया है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही हमने कहा कि हर टॉपिक पर हमने विस्तार से बात करने का प्रयास किया है, और वो आपको प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि जिस भी टॉपिक को देखना है, जो भी टॉपिक आपके संशय के लिए या आपके दिमाग पे बोझ लगे, तो कृपया प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक करके वीडियो को सरकाते हुए आप जो जरूरत वाली वीडियो है उसको जरूर देखिए। जैसे यहां पर हमने जलवायु की बात की, तो जलवायु वाला वीडियो आप देखिए,
बखूबी क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे हमने मृदा पर भी बात की है, तो मृदा भी, उस पर भी वीडियो है, उसको आप देखिए, क्लियर हो जाएगा बहुत सारी बातें। अब आइए, तो क्लियर हो गया। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ देगा कि भारतीय कृषि निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है। आपको दे देगा मानसून, दे देगा जो है सिंचाई दे देगा, मृदा दे देगा, तो आपको ऑप्शन को देखते हुए जवाब देना है। मुख्य रूप से यह जो है मानसून पर निर्भर है। चलिए, हो गया। अगला देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। भारत में कृषि वर्ष, ध्यान दीजिएगा, मैंने कृषि वर्ष की बात की है। कृषि वर्ष क्या है? 1 जुलाई से 30 जून, ये कृषि वर्ष का आकलन किया गया है। एक साल का तो वर्ष होता ही है। अब फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर या जो भी जो शक संवत है, आप कहिए शक संवत क्या है? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इस तरह हम पढ़ते हैं। तो चैत्र से लास्ट जो है महीना, उस पे बात की जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर जो अक्सर देशों में उपयोग की जाती है, उसमें क्या है? रोमन कैलेंडर भी कई बार कहते हैं, उसको 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक माना जाता है। तो उस तरह आपको ये चीजें माइंड में रखना है कि परीक्षा में पूछा क्या जाता है। तो ये चीजें याद रखिएगा कि भारत में कृषि वर्ष जो है 1 जुलाई से 30 जून तक है। कोई दिक्कत है? आइए आगे देखते हैं टॉपिक। भारत में कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी का कारण अभी भारत के लिए एक समस्या बनता जा रहा है कि हमारी जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, उसके बनिस्बत कृषि क्षेत्र में ह्रास होता जा रहा है। तो ये चीजें एक टॉपिक उभर कर आता है कि भारत में कृषि भूमि के जो क्षेत्रफल में कमी हो रही है, लगातार आजादी के बाद वो घटता ही जा रहा है। और ये सिलसिला अगर जारी रहा तो बहुत ज्यादा दिन देखने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत कम समय में हम पाएंगे कि कृषि क्षेत्र एक बड़े पैमाने पे धड़ल्ले से समाप्त होता जा रहा है। और उसका क्या परिणाम होगा हम आप जानते हो। सबसे बड़ा परिणाम होगा कि खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। और वर्तमान में ये समस्या बहुत गहराती जा रही है भारत और विश्व के समक्ष। चलिए उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो क्लियर, यहाँ क्या है? भारत में कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी का प्रमुख कारण जो है, उसमें आप एक एक करके देखिएगा। बढ़ती जनसंख्या, क्लियर है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि जनसंख्या जो है दिन रात, दिन दूनी रात चौगुनी की दर से बढ़ती जा रही है। यह समस्या है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भाई उनके लिए क्या होगा? घर बनाना है तो वह खेत को घर के रूप में परिणत कर लेगा, तो वो खेत की भूमि खत्म हो जाएगी। शहरीकरण, लोगों की जब आमदनी बढ़ती है तो वो शहरों की ओर भागता है। अगर शहरों की ओर नहीं भागता है तो गांव को ही वह शहर बनाने का प्रयास करता है। और गांव को जब शहर बनाने का प्रयास करता है तो भाई नए नए घर बनेंगे, वो अपने हिसाब से घर बनाएगा, तो खेत को वो अपने मकान के रूप में परिणत करता है। ठीक है, अगला देखिए, औद्योगिकरण। जब बड़े बड़े उद्योग कल कारखाने स्थापित किए जाएंगे तो कहां पर? जमीन पे ही तो स्थापित किए जाएंगे, और वह कृषि भूमि पर स्थापित होता है। और उद्योगपति करते क्या है? गांव की दूर देहात की भूमि का अधिग्रहण करेंगे, क्योंकि गांव के लोग तो भोले भाले होते हैं। आप बोलिए उसे मुंबई में जमीन खरीदे, उसके मुकाबले गांव में कई गुनी ज्यादा जमीन वो प्राप्त कर लेगा और उस पर उद्योग स्थापित करेगा। इसका परिणाम क्या होता है ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। इसका परिणाम, लाभ, गुण, दोष, इस पर मैं कभी और बात कर लूंगा जब मैं उद्योग पर बात करूंगा। यहां फिलहाल हम बात कर रहे हैं कृषि भूमि के ह्रास का प्रमुख कारण। उनमें से यह एक कारण है औद्योगिकरण। ठीक है, और आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण, वर्तमान में जो सुख सुविधा हमें मिल रही है, या हम जो भौतिक सुख की चाह में जितना हम प्रयत्न करते जा रहे हैं, उसका एक दुष्परिणाम हो रहा है कि कृषि भूमि के क्षेत्रफल में ह्रास हो रहा है। तो क्लियर है, मुख्यतः 4 प्रमुख कारण है कृषि भूमि के क्षेत्रफल में ह्रास का।
जिसमें है जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और एक महत्वपूर्ण वाक्य और है, भारत में प्रथम कृषि गणना कब हुई? ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। भारत में प्रथम कृषि गणना की गई है 1970 में। अब इससे एक हमको ट्रिक समझ में आ रहा है, याद रखिएगा, कृषि गणना, यही ना पूछा है, प्रथम कृषि गणना। तो इसमें क्या है? कृषि, कृषि, ये तो 3 बार रिपीट कीजिए और 1970 को उसमें जो है कि सटाने का प्रयास कीजिए, उसमें जो है कि मिलाने का प्रयास कीजिए। कृषि 70, कृषि 70। तो इस तरह 1-2 बार अगर आप रिपीट करेंगे तो आप विश्वास मानिए ये चीजें माइंड में जो है कि चिपक जाएगा फेविकोल की तरह। भारत में प्रथम कृषि गणना कब की गई? कृषि गणना 1970 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हम चाहेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि और भी महत्वपूर्ण बातें हमें जानना बाकी है। आइए दोस्तों, और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, अब कृषि को देख लेते हैं शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से और क्या क्या बातें इसमें हमें जाननी चाहिए। कृषि का अंग्रेजी रूपांतरण क्या हमने देखा है? कृषि को हम इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, अब यह एग्रीकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, एक है एगर और दूसरा है कल्चर। ये समझने का प्रयास कीजिए। कृषि शब्द का अंग्रेजी रूपांतर, ये सब चीजें इसलिए जानना है क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव एग्जाम में जवाब दे रहे हैं, सब्जेक्टिव उत्तर दे रहे हैं, तो उसमें ये सब चीजें आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपकी जवाब पूरी मानी जाएगी। एग्रीकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसे आप जो है हिंदी में भी लिख सकते हैं एगर, और इसको कह सकते हैं कल्चर। कृषि 2 शब्दों से मिलकर बना है, एगर और दूसरा कल्चर। एगर का अर्थ होता है भूमि, ठीक है, और कल्चर का अर्थ होता है कृषि करना। ये बातें हो गई, इतनी बातें जानना है, और भी बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं कि कृषि का क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में क्या स्थिति है, उसको देखते हैं। या भारत के पूरे क्षेत्रफल में अन्य तत्वों के अलावे, अन्य चीजों के अलावे कृषि की क्या स्थिति है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए, देखिए, इस पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की या मन में बहुत ज्यादा बोझ रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हम एक डायग्राम से उसको समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए यह हो गया भारत। भारत के क्षेत्रफल को हम 100% मान लें। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज और हम देख लें कि भारत की जनसंख्या का 55% जनसंख्या, याद रख लीजिएगा, भारत की 55% जो है पॉपुलेशन अपनी आजीविका के लिए कृषि पर किसी न किसी रूप में निर्भर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि सेंटेंस है या टॉपिक, इसको याद रख लीजिएगा। ये भी आगे पीछे होता रहता है, आपको ऑप्शन देख के जवाब देना है। भारत की जनसंख्या का 55%, 55% आबादी जो है कि अपने आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। यहां हो गया। अब हम आप बढ़ते हैं, भारत के क्षेत्रफल को हम 100% मान लिए, या भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें देखते हैं कि किसका कितना योगदान है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है कृषि का योगदान 51% है। यहां कंफ्यूज मत होइएगा, यहां 55% यहां 51%, इसको देखिए। भारत के क्षेत्रफल का 51% क्षेत्रफल अगर जो आता है वह कृषि क्षेत्र के लिए आता है। भारत में कृषि में भारत की जनसंख्या का 55% आबादी निर्भर है। क्लियर होगा? फिर से, कृषि पर भारत की जनसंख्या का 55% अपनी आजीविका के लिए निर्भर है, या ऐसे कहें रोजगार के लिए निर्भर है, खेती पर, कृषि पर। क्लियर?
और कृषि का क्षेत्र कितना है भारत में? भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 51%, 51% क्षेत्रफल कृषि के अंतर्गत आता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बढ़े। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल का कृषि हो गया ये 51%। अब जाते हैं कृषि, जहां पे अभी आपने देखा, मोटे अर्थों में लिख लीजिए, खेती करना। 51% भूमि पर खेती होती है और बाकी आगे देखते हैं। बंजर 24% क्षेत्रफल बंजर है। बंजर मतलब बेकार है, कुछ भी उत्पादन नहीं होता है, कोई काम ही उस क्षेत्रफल पर नहीं होता है। तो क्लियर हो गया, भारत के क्षेत्रफल का 51% कृषि, 24%, 24% क्षेत्रफल बंजर है। बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब मिलेगा अभी, और देखिए भारत के क्षेत्रफल का चारागाह बाद में करते हैं, वन कर लेते हैं। वन लगभग 21% क्षेत्रफल पे वन है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और चौथा जो महत्वपूर्ण है वह है बंजर। भारत की भूमि का, बंजर तो यहां हो गया, गलत, चरागाह 4% क्षेत्रफल चरागाह के रूप में है। अब आप देखिए, भारत के क्षेत्रफल को हमने 100% में बांट लिया या मान लिया। 100% में इसको 4 भागों में बांटा गया है। अब देखिए कई सारे प्रश्न उभर कर यहां सामने आएंगे। पहले तो इसको क्लियर कर लीजिए, भारत के क्षेत्रफल का 51% जो भूमि आता है वो कृषि के अंतर्गत आता है। उसके बाद 24% भूमि जो है वह बंजर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लगभग 21%, यहां लगभग शब्द का उपयोग कीजिएगा, लगभग 21% भूमि जो है वह वन के अंदर आता है। और 4% भूमि चरागाह है। चरागाह पशु को चराने के लिए जो स्थान होता है, जहां घास का उत्पादन होता है या पशुओं के चारे के लिए जिसका उपयोग होता है, उसको चरागाह कहा जाता है। अब देखिए, आपसे परीक्षाओं में ऑप्शन पूछ देगा कि भारत के कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक हिस्सा किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ये 4 रहेगा। तो आपका जवाब क्या होगा? सबसे अधिक हिस्सा किसका है? कृषि का। तो आप देखिए, इसे भी प्रश्न आपको पलटेगा, भारत के क्षेत्रफल का सर्वाधिक हिस्सा किस में आता है? कृषि में। वस्तुनिष्ठ दिया तो ठीक है, 4 ऑप्शन में से एक समझ जाएंगे। जहां खाली जगह को भरने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन ही ना हो, सिर्फ जवाब देना है, तो भारत के क्षेत्रफल का सर्वाधिक हिस्सा कृषि के अंतर्गत आता है। दूसरा स्थान किसका है भाई साहब? दिमाग लगा लीजिएगा, खेती हुआ, खेती के बाद क्या होगा? बंजर। क्लियर? बंजर दूसरा स्थान बंजर हो गया। तीसरा स्थान जब बंजर रहेगा, आदमी खेती नहीं करेगा, तो वहां घास फूस ही तो उगेगा। घास फूस मतलब वन ले लीजिए, वन उपजेगा। उसके बाद आ जाता है वन, ठीक है, और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है चरागाह। तो इस तरह टोटल 100% हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक दो बार रिपीट कीजिए, भारत के क्षेत्रफल का 51% कृषि, 24% बंजर, 21% वन और 4% चरागाह है। चरागाह 4, चरागाह 4, इस तरह कीजिए, एक दो बार रिपीट कीजिए, चरागाह तो याद हो ही जाएगा। अब देखिए, और भी प्रश्न पूछ देता है, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा चरागाह के अंतर्गत आता है? तो जवाब आपके सामने है, 4%। वन कितने परसेंट भूमि पर है? 21% भूमि पर है। कृषि कितने प्रतिशत भूमि पे है? तो वो 51% भूमि पर है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चाहेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं, फिर कुछ और बातें हम जानते हैं। आइए दोस्तों, और भी महत्वपूर्ण बातें हम जानने का प्रयास करते हैं। यहां हम देख लीजिए कृषि का योगदान। कृषि का योगदान भारत में किस रूप में है या कितना है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। हमने 2 जो है कि ग्राफ बनाने का प्रयास किया है। पहला है जीडीपी। अब आगे बढ़े, चूंकि जीडीपी
का कई बार होता है कि हमसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है और ऑप्शन में दे देगा, तो इसका भी ध्यान में रखिएगा। कृषि का योगदान जीडीपी में क्या है उसको आगे देखेंगे। पहले तो जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इनको देख लीजिएगा। जीडीपी का हिंदी मीनिंग होता है सकल घरेलू उत्पाद या उत्पादन, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं जीवीए, जीवीए का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसका हिंदी अनुवाद होता है सकल मूल्य संवर्धन। अब इस पे जो है विस्तार से हम कभी इसी टॉपिक पर एक अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें हम बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ कृषि का हमको योगदान देख लेना है कि जीडीपी और जीबीए में क्या योगदान है। जीडीपी में योगदान आप देख पा रहे हैं कि 1950-51 में योगदान जो कृषि का था जीडीपी के लिए वह 53.1% था। वहीं 1990-91 में वो घटकर 29.6% हो गया और वो दिनों दिन घटता ही जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि कृषि का जीडीपी में योगदान आजादी के बाद बड़ी तेजी से घटता जा रहा है। आपसे ऑप्शन में पूछ देगा कि कृषि का योगदान जीडीपी में बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो ये बातें आपको जवाब देना है कि भाई घट रहा है। ये चीजें आपको इस ग्राफ से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दो याद रख लीजिएगा कि कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, आपसे पूछ देगा कि 1950-51 में भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत था। 50-51, ध्यान रखिएगा, 50-51, 53.1। तो ये चीजें माइंड में याद रखिएगा कि मिलता जुलता ही है। 1950-51 में 53.1% योगदान था। वहीं 1990-91, ये दो हमने बड़ा रखा है कि आप ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। 50-51 में 53.1%, 90-91 में 29.6%, 90-91 में 29.6%। आप 2-3 बार सिर्फ इनको रिपीट कीजिए, आई होप कि आपको याद हो जाएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जीवीए जिसका फुल फॉर्म आपने देख लिया, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसका हिंदी अनुवाद होता है सकल मूल्य संवर्धन, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, यहां भी हमने एक टेक्निक का सहारा लिया और यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कृषि का योगदान जीवीए में 2015-16 में कितना था। तो देखिए 2015-16 में 15.3%, याद होगा, दिक्कत नहीं, 2015-16 में 15.3%, ठीक है। 2018-19 में 14.4%, 14.4% योगदान है। तो एक दो बार आप इनको सिर्फ रिपीट कर लीजिए। ये चीजें मैंने इसलिए बताया, ये इंपॉर्टेंट जो है कि डेट है जिससे रिलेटेड कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और एक वाक्य हमको जो याद रख लेना है कि कृषि से जीडीपी को जितना फायदा होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि कृषि का योगदान जीडीपी में जितना है उसका जीडीपी का, फिर से मैं पूरा लिख देता हूं, कृषि से जीडीपी में जितना योगदान होता है उसका 0.3% ही भारत में कृषि शोध पर व्यय किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कृषि से जीडीपी में जितना फायदा होता है उसका सिर्फ 0.3% ही कृषि शोध पर व्यय किया जाता है। इसलिए यह भी एक प्रमुख कारण है हमारे यहाँ कृषि के पिछड़ने का। जबकि ये चीजें हम जब अमेरिका में देखते हैं, अमेरिका में यही चीजें 4% है। यही कारण है कि भारत में भी अब मांग की जाने लगी है कि भाई कृषि शोध पर व्यय का अनुपात बढ़ाया जाए। तो आज भर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हैं तो वह जान ही रहे हैं, ये हमारी मुहिम है आपके लिए घर बैठे डिजिटल माध्यम से परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराने का। अगर आप नए हैं तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें
कि हिंदी व्याकरण को पूरा कर दिया गया है, जिसको आप जीरो से सीख सकते हैं, और वह प्ले लिस्ट में संपूर्ण वीडियो मौजूद है क्रमबद्ध तरीके से। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, एंजॉय करते हुए हिंदी व्याकरण को सीखने का प्रयास कीजिए। और यह भारत के भूगोल की कड़ी चल रही है। जब भारत का भूगोल पूरा हो जाएगा, जब हमें लगेगा कि जरूरत भर के लिए सारे वीडियो हमने बना दिए हैं, तो फिर मैं आगे किसी और टॉपिक पर बात करूंगा, किसी और सब्जेक्ट को प्रारंभ करूंगा। तो तब तक के लिए जरूरी है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, इस परिवार को जितना ज्यादा से ज्यादा बड़ा कर सकते हैं बड़ा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितना सदस्य इस परिवार से जुड़ेगा, इस परिवार को उतने ज्यादा लाइक्स कमेंट मिलेंगे, क्योंकि आपका लाइक्स और कमेंट ही हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।